अभिवादन। तो आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब एक रहस्य सा, एक रोमांच सा जहन में आता है। राजस्थान के अलवर जिले में है ये, भानगढ़ किला। हाँ, भानगढ़, बिल्कुल। हमारे पास भानगढ़ किला, एक शापित गढ़ की कहानी नाम के एक लेख से कुछ जानकारी है। और ये जो लेख है ये उस किले से जुड़ी एक बहुत ही कह सकते हैं मशहूर और काफी दिलचस्प कहानी बताता है। हाँ, ये कहानियां अक्सर जुड़ जाती हैं ऐसी जगहों से। सही। भानगढ़ का जिक्र तो मतलब भारत की सबसे डरावनी जगहों में होता ही है। और ये बात भी काफी फैली हुई है कि भानगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई ने भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। जी, ये नियम है वहाँ का। तो चलिए इसी स्रोत के आधार पर आज भानगढ़ के इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी कहानी है जो इस किले की जैसे पहचान ही बन गई है। या आर्किटेक्चर से भी ज्यादा उनसे जुड़ी कहानियों और क्या कहते हैं किंवदंतियों के लिए जानी जाती है। भानगढ़ तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। ये कहानियां न सिर्फ उस जगह को एक रहस्य का पर्दा देती हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस रहस्य को जिंदा भी रखती हैं। तो जैसा आपने कहा, ये स्रोत हमें भानगढ़ से जुड़ी एक खास और शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी की तरफ ले जा रहा है। हाँ, और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। स्रोत हमें बताता है कि वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, असाधारण रूप से सुंदर थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थी। अच्छा। और एक और बात यहाँ जोड़ी गई है जो काफी दिलचस्प है कि उन्हें तांत्रिक विद्या का भी ज्ञान था। ओहो, तांत्रिक विद्या भी? हाँ, उनकी सुंदरता और उनकी समझदारी के चर्चे तो मतलब दूर दूर तक फैले हुए थे। हम देखते हैं कि हीरोइन या तो सिर्फ सुंदर होती है या फिर उसमें कोई खास गुण होता है। हाँ। लेकिन रत्नावती के कैरेक्टर में ये तीनों चीजें हैं। सुंदरता उन्हें कहानी के फोकस में लाती है, जाहिर है। हाँ। बुद्धिमानी वो उन्हें हालात समझने की ताकत देती है, और तांत्रिक ज्ञान वो उन्हें एक तरह की शायद अलौकिक शक्ति या समझ देता है जो उन्हें आम हीरोइनों से अलग करता है। सही कहा। तो ये देखना होगा कि कहानी में उनके ये गुण कैसे कैसे सामने आते हैं। बिल्कुल। अब कहानी में दूसरा जो अहम किरदार है वो है सिंघिया नाम का एक तांत्रिक, उसी राज्य में रहता था। अच्छा, तांत्रिक सिंघिया। हाँ, जानकारी के मुताबिक वो राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित था। लेकिन ये सिर्फ एक तारीफ वाला मोह नहीं था, ये एक जुनून था। मतलब उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। और बस इसी इच्छा ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू का मतलब तंत्र मंत्र का सहारा लेने का फैसला किया। यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सेट हो जाता है। एक तरफ राजकुमारी रत्नावती हैं, सुंदरता, बुद्धि, शायद अंदरूनी शक्ति की प्रतीक, और दूसरी तरफ ये तांत्रिक सिंघिया जिसकी इच्छा गलत है और तरीका वो तो और भी खतरनाक है। हाँ, विनाशकारी। और ये काले जादू का जिक्र आते ही कहानी सीधी सीधी अलौकिक दायरे में चली जाती है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की टक्कर नहीं रह जाती, फिर ये अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक ताकतों के बीच का एक संघर्ष बन जाता है ना। सही सही। लोक कथाओं में जादू का इस्तेमाल अक्सर कहानी का स्टेक बढ़ाने और किरदारों की नीयत साफ करने के लिए होता है। यहाँ तांत्रिक का जादू का रास्ता चुनना ये उसकी हताशा भी दिखाता है और उसका नैतिक पतन भी। और उसने अपनी इस बुरी योजना को पूरा करने के लिए एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज चुनी। अच्छा, क्या? स्रोत बताता है कि एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों या दासियों के साथ बाजार गईं इत्र खरीदने। इत्र, परफ्यूम। हाँ, इत्र। तो तांत्रिक ने इसे एक मौके की तरह देखा। उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया जिसे राजकुमारी खरीदने वाली थी। ओहो। इरादा बिल्कुल साफ था, जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को इस्तेमाल करेंगी वो उसके जादू में, उसके आकर्षण में बन जाएंगी और पूरी तरह उसके वश में आ जाएंगी। ये इत्र का चुनाव भी अपने आप में बड़ा सिंबॉलिक है। देखिए, इत्र जुड़ा है सुंदरता से, आकर्षण से, मोह से। हाँ, सही बात है। तांत्रिक उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है जो नेचुरली आकर्षण पैदा करती है, लेकिन वो इसे जबरदस्ती और धोखे से पाना चाहता है। ये दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं रोजमर्रा की चीजों को अलौकिक शक्तियों का जरिया बना सकती हैं। वो मामूली सी इत्र की शीशी यहाँ कहानी में एक खतरनाक हथियार बन जाती है। राजकुमारी की इच्छा, उनकी आजादी के लिए खतरा। ये इत्र, ये वासना, छल और आने वाली तबाही का प्रतीक बन जाता है एक तरह से। लेकिन कहानी यहाँ एक जबरदस्त मोड़ लेती है जो शायद उस तांत्रिक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या हुआ? स्रोत बताता है कि राजकुमारी रत्नावती, जैसा हमने पहले बात की, वो सिर्फ सुंदर नहीं थी,
बुद्धिमान भी थीं और उन्हें तांत्रिक विद्या की भी जानकारी थी। हाँ हाँ। तो उन्हें किसी तरह तांत्रिक की इस चाल का अंदाजा हो गया। अब स्रोत ये तो नहीं बताता कि ठीक ठीक कैसे पता चला, उनकी समझदारी से या उनके तांत्रिक ज्ञान से। ये क्लियर नहीं है। हाँ, पर पता चल गया। पर उनको पता चल गया, यही बड़ी बात है। ये उनके कैरेक्टर की गहराई दिखाता है, चाहे वो उनकी अपनी इंटेलिजेंस हो या तांत्रिक विद्या ने उन्हें अलर्ट किया हो। जरूरी ये है कि वो बेचारी विक्टिम नहीं बनी। बिल्कुल। उन्होंने सिचुएशन को समझ लिया और स्रोत आगे बताता है कि सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, जाहिर है। हाँ। और गुस्से में आकर उन्होंने वो इत्र की शीशी अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बजाय पास में ही एक बड़ी चट्टान पड़ी थी, उस पर दे मारी, फेंक दी। ये हुई ना बात। मतलब ये कदम कहानी का रुख ही बदल देता है। राजकुमारी का गुस्सा और उनका फौरन रिएक्ट करना ये दिखाता है कि वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकती थी। सही। उनका शीशी को चट्टान पर फेंकना सिर्फ जादू से बचना नहीं था, बल्कि उस बुरी नीयत का एक तरह से अपमान भी था। बिल्कुल। और उनका ये काम एक अनसोचा नतीजा लाता है। जैसा अक्सर होता है लोक कथाओं में, जादू अपना असर तो दिखाता है, पर हमेशा वैसा नहीं जैसा करने वाले ने सोचा होता है। हाँ। स्रोत के मुताबिक जैसे ही इत्र की शीशी चट्टान से टकराकर टूटी, उस पे जो काला जादू किया गया था वो एक्टिवेट हो गया और उसका असर हुआ उस बेजान चट्टान पर। चट्टान पर? हाँ, वो विशाल चट्टान तांत्रिक के जादू के असर में आ गई। अरे बाप रे। और फिर जो हुआ वो तांत्रिक सिंगिया के लिए मतलब विनाशकारी साबित हुआ। क्या हुआ? स्रोत बताता है कि जादू के असर से वो चट्टान लुढ़कने लगी और लुढ़कते हुए सीधी तांत्रिक सिंगिया की तरफ बढ़ी। वो शायद वहीं कहीं छुपकर देख रहा होगा कि उसकी चाल कामयाब हो रही है या नहीं। अच्छा। चट्टान ने उसे कुचल दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। ओह। उसी का जादू, उसी की बुरी नीयत, उसी की मौत का कारण बन गई। ये तो इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस, काव्यात्मक न्याय। अक्सर लोक कथाएं और नैतिक कहानियां इसी सिद्धांत पर चलती हैं कि बुराई आखिर में खुद को ही खत्म कर लेती है। सही। तांत्रिक ने जिस जादू का इस्तेमाल राजकुमारी को कंट्रोल करने के लिए किया था, वही जादू बेकाबू होकर उसी पर पलट गया। ये एक बड़ा पावरफुल मैसेज देता है कि गलत इरादों से इस्तेमाल की गई ताकत विनाशकारी होती है और अक्सर इस्तेमाल करने वाले के लिए ही। हाँ। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां बुराई का अंत होता दिखता है। लेकिन कहानी का जो सबसे डरावना और शायद सबसे स्थायी असर डालने वाला हिस्सा है, वो अभी बाकी था। अच्छा, अभी और है? हाँ, ऐसा लगता है कि बुराई का अंत इतनी आसानी से नहीं हुआ। मरते हुए अपने आखिरी पलों में तांत्रिक सिंघिया ने भानगढ़ के लिए एक भयानक श्राप दिया। श्राप? कि ये पूरा नगर, सिर्फ किला नहीं, पूरा भानगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ फिर कभी कोई चैन से नहीं बस पाएगा। उसने कहा कि यहाँ मौत का सन्नाटा पसर जाएगा और रौनक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही वो श्राप है जो इस कहानी के मुताबिक भानगढ़ की आज की हालत, उसके उजड़े होने, उसकी रहस्यमयी और जो कहते हैं कि भूता छवि है, उसका कारण बना। हाँ बिल्कुल। ये श्राप कहानी के अतीत को भानगढ़ के आज से जोड़ता है। देखिए, लोक कथाओं में श्राप अक्सर उन घटनाओं या सिचुएशंस को समझाने का काम करते हैं जिनका कोई साफ लॉजिकल कारण नहीं मिलता। सही। कोई बसा बसाया शहर अचानक उजड़ जाए, कोई किला वीरान हो जाए, ऐसी चीजों के पीछे लोग अक्सर अलौकिक ताकतें या श्राप जैसी वजह ढूंढते हैं। ये श्राप भानगढ़ की ट्रेजेडी को एक नाटकीय और यादगार वजह दे देता है। तो ये कहानी जो स्रोत हमें बता रहा है, एक तरह से भानगढ़ के वीरान होने की वजह बताती है। एक खूबसूरत समझदार राजकुमारी, एक जुनूनी तांत्रिक, प्यार और वासना की टक्कर, काला जादू, एक अनसोचा अंत और आखिर में एक श्राप जो सदियों तक असर दिखाता है और रहस्यमयी बनाते हैं। हाँ, इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो किसी कहानी को यादगार बनाते हैं। रोमांस या कहें बिगड़ा हुआ मोह, जलन, अलौकिक शक्तियां, अच्छाई बनाम बुराई, बदला और सबसे जरूरी एक स्थायी श्राप। हाँ, वो श्राप। ये चीजें इंसानी भावनाओं और डर से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। श्राप का जो कॉन्सेप्ट है वो खास तौर पर बहुत पावरफुल होता है क्योंकि ये बताता है कि अतीत के कामों का असर भविष्य पर पड़ सकता है और कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनका असर वक्त के साथ खत्म नहीं होता।
ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक कहानी किसी जगह की पहचान पर इतनी हावी हो जाती है। सही बात है। लोग वहां रहते थे, वो सब जैसे इस एक कहानी के पीछे छिपसा गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोक कथाओं की ताकत को दिखाता है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, बल्कि जगहों को मीनिंग देती हैं, हमारी यादों को शेप देती हैं और यहाँ तक कि टूरिज्म जैसी चीज़ों पर भी असर डालती हैं। हाँ, टूरिज्म पर तो जरूर। भानगढ़ के मामले में उसका हॉन्टेड या शापित होना ही उसके आकर्षण का एक बड़ा कारण बन गया है। लोग वहाँ इतिहास देखने शायद कम जाते हों, उस रहस्य और डर को महसूस करने ज्यादा जाते हैं जिसका जिक्र इस कहानी में है। स्रोत ने हमें इसी पॉपुलर कहानी पर फोकस रखा है और ये दिखाता है कि कैसे अलौकिक वजहें अक्सर लॉजिकल या ऐतिहासिक वजहों पर भारी पड़ जाती हैं, खासकर जब वो किसी जगह के दुर्भाग्य या वीरानेपन से जुड़ी हों। और वो जो पाबंदी है ना, सूर्यास्त के बाद किले में ना जाने की, जिसे ASI लागू करता है, हाँ, उसे भी लोग अक्सर इसी कहानी और श्राप से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ऑफिशियल कारण तो सुरक्षा या जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये कहानी उस नियम को एक ज्यादा रहस्यमयी और क्या कहते हैं सनसनीखेज वजह दे देती है। निश्चित रूप से ये कहानी और वो ऑफिशियल नियम एक दूसरे को जैसे अनजाने में सपोर्ट करते हुए लगते हैं। कहानी कहती है कि रात में वहां खतरा है, तांत्रिक का श्राप, आत्माएं और नियम भी रात में जाने से रोकता है। हाँ, सही। इससे लोगों का यकीन कहानी में और बढ़ जाता है कि जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। ये दिखाता है कि कैसे लोक विश्वास और सरकारी नियम साथ साथ चल सकते हैं, भले ही उनके कारण अलग अलग हों। तो आज हमने स्रोत के जरिए भानगढ़ किले से जुड़ी इस प्रसिद्ध किंवदंती की परतों को थोड़ा खोला। राजकुमारी रत्नावती की कहानी, तांत्रिक संज्ञा का वो जुनून, वो जादू वाला इत्र, तांत्रिक का अंत और उसका वो श्राप। ये सब मिलकर भानगढ़ के उस रहस्य को बुनते हैं जिसने इसे भारत की सबसे ज्यादा चर्चित और रहस्यमयी जगहों में से एक बना दिया है। बिल्कुल, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स का कलेक्शन नहीं होता, उसमें कहानियां, विश्वास और भावनाएं भी गुंती होती हैं। सही कहा। भानगढ़ की ये कहानी दिखाती है कि कैसे इंसान अपने आसपास की दुनिया को, खासकर दुखद या समझ में ना आने वाली घटनाओं को समझने के लिए कथाओं का सहारा लेता है। प्रेम, मोह, ईर्ष्या, जादू, बदला और श्राप, ये वो शक्तिशाली तत्व हैं जो इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और भानगढ़ की पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। स्रोत हमें इसी पॉपुलर नजरिए पर केंद्रित रखता है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद स्रोत में जो श्राप बताया गया है उस पर एक विचार आ रहा है मन में। हाँ, बताइए। तांत्रिक ने मरते हुए कहा था कि पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, और वहां कभी शांति नहीं होगी। हाँ, यही कहा था। तो ये सोचने वाली बात है कि कहानी के हिसाब से क्या श्राप का असर सिर्फ किले की चारदीवारी तक ही रहा, या वाकई इसका असर पूरे भानगढ़ नगर और शायद आसपास के इलाके पर भी पड़ा, जैसा कि श्राप के शब्दों से लगता है? ये अच्छा सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो उस बड़े पैमाने की बर्बादी और अशांति को वहां के स्थानीय लोगों ने वक्त के साथ कैसे महसूस किया होगा, या उसकी क्या वजह बताई होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को और भी गहरा बना देता है।